लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरीश मिश्रा। आज देखिए 4 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। सबसे पहले हिजबुल्लाह ने जो हाइफा पे हमला किया था 11 नवंबर, उसकी जो पिक्चर्स आई, उसकी जो वीडियोस आए, उससे यह साबित हो गया कि हाइफा में जो मार है हिजबुल्लाह की वो इतनी तेज हो गई है कि पूरा शहर वो जला सकती है। अब हाइफा के बारे में जान लीजिए। बड़ा शहर है, उसका उत्तरी हिस्सा है, उसका दक्षिणी हिस्सा है। उत्तरी हिस्सा लेबनान बॉर्डर से करीब 80 से 100 किलोमीटर दूर है। जो दक्षिणी हिस्सा है वो उस करीब 2 से 250 किलोमीटर दूर है। तो बड़ा शहर है। लेकिन उत्तरी हाइफा में जो कल हिजबुल्लाह ने मार की थी और आज दोबारा एक बार और मारा। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सैयद अली आरफी, न्यूज डायरेक्शन आरफी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ वो वार से रिलेटेड है। उसी के साथ साथ दूसरी एक खबर है जो अमरीश मिश्रा जी एक सच्चे और ईमानदार पत्रकार है, उनका यूट्यूब चैनल से चैनल डिलीट कर दिया गया है। 1 महीना पहले भी उनका चैनल डिलीट किया गया था और अभी दूसरा उन्होंने चैनल बनाया था, वो भी डिलीट कर दिया गया है। अब वो दलाई टीवी के ऊपर आकर काम कर रहे हैं। आज की वीडियो भी उन्हीं की है। वीडियो को आखिर तक देखें, वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कल हिजबुल्लाह ने क्रियोट सेटलमेंट पे भी मार की थी, जिसको लेके काफी बवाल हुआ था, जिसके वीडियोस भी सामने आए थे। और हाइफा के जो आज वीडियो सामने आए हैं कल और आज मिला के, उसमें भी साफ दिखाई पड़ रहा है कि हिजबुल्लाह की मारक क्षमता बढ़ती जा रही है। वो उसी पूरे प्लान पे चल रहा है कि हमको ईरान के हमले के पहले इजराइल के जो डिफेंस सिस्टम्स हैं, इजराइल को जितना अस्त व्यस्त हम कर सकते हैं उतना हम करेंगे। ये जो पूरी बातें हैं, अब उससे देखिए दूसरी बात जोड़िए। दूसरी तरफ नेतन्याहू क्या कर रहे हैं? नेतन्याहू लेबनान में सीज फायर की जो सारी कोशिशें हो रही हैं उनको उन्होंने खारिज कर दिया है। अच्छा, उसके पीछे क्या एक बैकड्रॉप है? नेतन्याहू को जो उनके ऊपर कुछ कोर्ट केसेस चल रहे थे 7 अक्टूबर 2023 के पहले, जो उसके बाद खैर एक तरह से एक अनऑफिशियल मिलिट्री रूल है इजराइल में, तो नेतन्याहू के ऊपर जो केसेस थे उन पे कोई एक हियरिंग होनी थी। वो हियरिंग आगे हो गई। उसके बाद आप देखिए कि नेतन्याहू के जो ऊपर एक आरोप था कि वो सुप्रीम कोर्ट के, इजराइल के सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ऑलमोस्ट बंधक बना देना चाहता है, मतलब बिल्कुल अपंग कर देना चाहता है। उस मामले में भी एक सुनवाई थी, 2 सुनवाई रद्द हुई। मतलब वही बात कि नेतन्याहू अगर युद्ध रुक गया और सरकार से हट गए तो वो सीधे जेल जा सकते हैं, क्योंकि ये जो सुनवाई थी इसमें इनके जेल जाने की संभावना प्रबल हो गई थी। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसका रिजल्ट ये हुआ कि इन्होंने एक तरह से घोषणा कर दी कि लेबनान के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। और उन्होंने बहाना क्या दिया? बहाना ये दिया कि अभी ट्रंप जीता है और ट्रंप जब सत्ता में अभी 20 जनवरी को आएगा, इसके बीच का पीरियड इजराइल के लिए बहुत अच्छा है। इजराइल इस बीच की, लोग खुलेआम है, कोई छुपा के भी नहीं कह रहे हैं, खुलेआम उन्होंने कहा कि इजराइल के लिए ये पीरियड बहुत अच्छा है और हम लेबनान में और चढ़ाई करेंगे। अब लेबनान में तुम्हारी सारी चढ़ाइयां बेकार हो गई और चढ़ाई का केवल एक ही मतलब हो सकता है कि और नागरिकों को मारेंगे। वो देखिए साबित हो गया। आज भी कम से कम जो लेबनान पे एयर स्ट्राइक्स हुई हैं उसमें 11 से 15 लेबनीज सिटीजन्स मारे गए हैं। उसके बाद जो गाजा में आज स्ट्राइक्स हुई हैं उसमें फिर एक फैमिली को टारगेट किया गया नॉर्थ गाजा में, और उसमें करीब 50 से ऊपर फिलिस्तीनी सिविलियंस मारे गए। उसके बाद साउथ गाजा में भी आज काफी दिनों बाद हमला हुआ खान यूनिस के पास, और वहां पर 7 फिलिस्तीनी सिविलियंस कम से कम मारे गए हैं जो नॉर्थ से साउथ आए थे। और नॉर्थ से साउथ इजराइल के ही एक तरह से कहने पे आए थे, उनको वहीं साउथ में टारगेट करके मारा है। मतलब आप ये विश्वास नहीं करेंगे क्या हो रहा है। अब इसके बदले में देखिए हमास जो कर रहा है इस समय गाजा में। हमास ने 3 हमले आज बड़े किए। आईडीएफ का एक बुलडोजर, 2 मरकवा टैंक्स, उन पे सीधे फायरिंग की उत्तर गाजा में, वही नॉर्थ गाजा जो नरसंहार का केंद्र बना हुआ है। उसके बाद उसने वहां पर एक घर के अंदर उसको शरण लेना कहिए या छुपे हुए या उसको अपना कब्जा किए, मतलब शरण उसको नहीं कहेंगे, कब्जा किए हुए जो करीब 11 इजरायली सोल्जर्स थे, उनको अंदर घुस के पॉइंट ब्लैंक रेंज पे मारा। मैंने आपको शायद कल भी ये बताया था कि ये जो पॉइंट ब्लैंक रेंज पे मारने की जो पूरी एक फिलॉसफी है, ये हमास के एक फाइटर इमाद काहिल, मेरे ख्याल से उनका नाम था, मैं उनका सरनेम कल भी मैं थोड़ा सा मिस कर गया था, अगली बार गलती नहीं करूंगा। इब्राहिम अकील या नहीं सॉरी इमाद अकील या इमाद काहिल, इनमें से एक है। 1990s में जिन्होंने ये पूरी
ये डॉक्ट्रिन लाए थे कि आमना की छुप छुप के करते रहो, फिर आमने सामने एकदम से आ जाओ, और इजरायली सोल्जर्स उसमें घबरा जाते हैं, उनका मोरल डाउन हो जाता है। तो ये चीज़ जो है हमास ने आज की, और उसने उत्तर गाजा में 11 आईडीएफ सोल्जर्स को एक घर के इमारत के अंदर, आज नॉर्मली क्या होता है, इमारतों को हमास एक्सप्लोजिव से रिग कर देता है, तो वो जब अंदर इजरायली सोल्जर्स जाते हैं तो वो इमारत उड़ जाती है। अब इधर कई दिनों से इजरायली थोड़ा ये सोचने लगे थे कि वो फर्स्ट फ्लोर को रिग करते हैं तो सेकंड फ्लोर सेफ है, लेकिन सेकंड फ्लोर पे भी हमास ने मार दिया। तो अब उन्होंने क्या किया कि पूरा एक अपना, जब वो किसी इमारत में जाते हैं पिछले करीब 3-4 दिनों से, अब किसी इमारत में जाते हैं उसको पहले सैनिटाइज करते हैं। सैनिटाइज मतलब कि उसको पूरा जो उसमें माइंस हैं कि नहीं, उसमें एक्सप्लोजिव लगे हैं नहीं, ये पूरा चेक करते हैं, फर्स्ट फ्लोर भी, सेकंड फ्लोर भी, थर्ड फ्लोर, क्योंकि कई अभी वो बहुत बार धोखा खा चुके हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर के चक्कर में। तो वो पूरा उन्होंने माइन से उसको जो सारे जो फ्लोर्स थे उनको माइन से बकायदा, मतलब वो जो मशीन आती है माइंस को चेक करने के लिए कि कहीं एक्सप्लोजिव तो नहीं लगे हैं, उससे पूरा उन्होंने उसको एक तरह से उसकी सफाई, उसको कहते हैं सफाई अभियान। तो सफाई अभियान उन्होंने किया, कोई एक्सप्लोजिव नहीं मिले, कोई एक्सप्लोजिव नहीं मिले। उसके बाद वो उसके अंदर गए, आराम कर रहे थे, और वहां पर हमास के लड़ाकों ने अंदर घुस के मार दिया इस बार। अब बताइए ये जो मैं क्या करूं, बताइए आप कि मैं, ये जो हमास की कैपेबिलिटी है, जिस तरीके से वो घुस के मार, मतलब चेंज की जिस तरह से करता है, घुस के मारना और छुप के मारना वो एक अलग चीज है, लेकिन इसको कंबाइन करना, घुस के मारना, छुप के मारना, एक्सप्लोजिव से कभी मारना, कभी जमीन के नीचे माइन रख देना, कभी इमारतों को रिग कर देना, ये ऐसी चीज है जिसकी काट इजराइल नहीं ढूंढ पाया। सबसे बड़ी बात है काट ढूंढना। अगर आप किसी युद्ध में काट ही नहीं ढूंढ पाए, 1 साल से ऊपर हो गया ऐसे, तो भाई अब वो अलग बात है, द्वितीय विश्व युद्ध 5 साल चला, अब वो बैटल ऑफ स्टालिनग्राड महीनों सालों चली, तो वो एक अलग चीज है, वो वर्ल्ड वॉर थी। ये एक छोटे से इलाके में आप गुरिल्ला फाइटर से लड़ रहे हैं, और ये दुनिया की तथाकथित एक बहुत सुपीरियर आर्मी लड़ रही है। तो ये जो पूरा हमास कर रहा है, इससे इजरायली वाकई विचलित है, आईडीएफ के अंदर भारी असंतोष है, ये सारी खबरें आ रही। और नेतन्याहू जानता है कि उसने जिस दिन लड़ाई रोक दी उसी दिन तख्ता पलट हो जाएगा, क्योंकि आईडीएफ के अंदर जो पेंटअप गुस्सा है वो, क्योंकि कोई अचीवमेंट तो है नहीं, ना गाजा में ना लेबनान में कोई अचीवमेंट नहीं, एक भी अचीवमेंट नहीं। जब अमेरिका यमन में अचीव नहीं कर पाया कुछ, तो ये नेतन्याहू गाजा और लेबनान में क्या अचीव करेंगे। तो ये देखिए, अच्छा हमास ने ये एक काम किया। दूसरी बात जो आज एक साउथ में भी हमास, जब ये साउथ में इजराइल ने हमला किया, तो हमास एक्चुअली अब पैरेलल टिट फॉर टैट जो है करने लगा। तो हमास ने उसी तरीके से पैरेलल एक अटैक किया, और हमास ने एक 7 लोगों की एक जो इन्फेंट्री की एक टीम आईडीएफ की जा रही थी साउथ गाजा से, उसको घात लगा के मारा। अब उसमें भी देखिए कितने लोग मारे गए, कितने लोग घायल हुए, इसके फिगर्स अभी आने बाकी हैं, लेकिन वो जो 11 लोगों पे हमला किया था वो देखिए कंफर्म हो गया। आईडीएफ ने आज एक और चीज कंफर्म की कि कल की लड़ाइयों में 4 उसके आईडीएफ के सोल्जर्स जबलिया में मारे गए थे। अब ये आईडीएफ बहुत कम कंफर्म करता है, लेकिन उसने किया, और उसके बाद उसमें इन्वेस्टिगेशन एक लॉन्च किया है कि कैसे मारे गए। मतलब इतना हास्यास्पद पूरा खेल हो गया है कि तुम्हारे लोग मारे जा रहे हैं, तुम लड़ रहे हो, और उसके बाद हर घटना के बाद जो तुम एडमिट करते हो, जो एडमिट नहीं करते हो छुपा जाते हो, वो तो चलो एक अलग बात, जो एडमिट करते हो उसमें इन्वेस्टिगेशन बैठा देते हो। ऐसे आपको पता है 172 इन्वेस्टिगेशन इजराइल की आर्मी कर रही है 7 अक्टूबर के बाद से। 172 ये कोई सेना, आपने कभी सुना है कि कोई इन्वेस्टिगेशन बैठा हो इतने सैनिक यहां क्यों मार देंगे? ठीक है, वो होता है कि जब कोई गलती होती है, इंटेलिजेंस फेलियर होता है, लेकिन ये थोड़ा ना कि जो सीधी लड़ाई में कितने सैनिक मारे गए उसका तुम इन्वेस्टिगेशन बैठा दोगे। और 172 इन्वेस्टिगेशन, और उस पूरे इन्वेस्टिगेशन को 8 से 10 लोग मिलकर कर रहे हैं। सही। तो अब आप देखिए, मैं एक चीज कहना भूल गया था शुरू में, मेरा जो नया चैनल है अमरीश मिश्रा स्पीक्स टू, उसका डिस्क्रिप्शन लिंक, ये उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको प्लीज सब्सक्राइब करिए। अच्छा, आपने क्या हंडाला जो सेक्स स्कैंडल उसके बारे में सुना है? हंडाला सेक्स स्कैंडल ये है कि हंडाला जो है वो ईरान की एक हैकिंग फर्म है जो कि शैडो आर्मी, और उसने
इजराइल की एक अमन इंटेलिजेंस फोर्स है, वो मोसाद और शिन बेत से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि मिलिट्री इंटेलिजेंस है वो अमन। और अमन के उसने फाइल्स जो हैं वो टैप कर ली और उनको सार्वजनिक कर दिया। उसमें सेक्स स्कैंडल्स बाहर आ गए। एक तो उसमें स्कैंडल ये आ रहा है कि येवस गैलेंट को जो अभी हटाया नेतन्याहू ने, वो एक इंस्पेक्शन जो ब्रिगेड है आईडीएफ की, उसकी चीफ, महिला चीफ, उससे एक होटल में मिल रहे हैं। होटल का नाम भी दिया, मैकटैल होटल मेरे ख्याल से। और उन्होंने कुछ सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स या तो लिए या दिए। और ईरान ने ये जब ये जो हंडल है, इसने जब ये बाहर किया तो इसने एक क्वेश्चन मार्क्स के साथ पूरा किया। पूरी पिक्चर्स हैं कि गैलेंट चुपचाप मिल रहे हैं, वो महिला जो है वो डांस कर रही है। उसके बाद दूसरा जो बेनी गैंट्स, जो एक और नेतन्याहू के वॉर कैबिनेट में थे, जो करीब 3-4-5 महीने पहले उन्होंने छोड़ दिया, वॉर कैबिनेट से वो हटा दिए गए या वो हट गए। उनके सेक्स टेप्स जो हैं वो नेतन्याहू की पर्सनल जो फिजिशियन है उसके साथ, वो ब्लॉन्ड उसका वो है, और उसके साथ जो सेक्स टेप्स हैं वो पूरा पकड़े गए हैं जो बेनी गैंट्स ने। और ये कहां हो रहा था काम? इंग्लैंड के सवाई होटल में। और सुनिए, और बात जो ईरान ने उठाई है या ईरान के उस हंडाला ग्रुप ने उठाई है कि ये बताओ कि ये जो पर्सनल फिजिशियन थी ये क्या मैसेज बेनी गैंट्स को दे रही थी, क्योंकि नेतन्याहू की बहुत ही ट्रस्टेड वो फिजिशियन है, बाकायदा उसकी फोटो सब कुछ है। और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात कि बेनी गैंट्स की बेटी नोगा, बेनी गैंट्स की बेटी नोगा, जो कि बेनी गैंट्स के बहुत करीब थी, उसने आत्महत्या क्यों की? उसने आत्महत्या क्यों की? क्या वजह थी? इसका देखिए बहुत ही खतरनाक एंगल है इसमें। अब मैं क्या कहूं, मैं वो शब्द नहीं यूज करना चाहता, पर आपने हॉलीवुड फिल्म अगर चाइना टाउन देखी हो या कुछ इस तरह की, तो वो वाली बात है। एक बेटी अपने बाप के अफेयर के खुलने के बाद आत्महत्या कर लेती है, और इसलिए नहीं, वहां ये नहीं कि वो शर्मसार थी या ये थी, और कुछ बात है, और भी कुछ बहुत ही गहरी बातें हैं जिनको ईरान सामने लाया है और वो दुनिया के सामने रख रहा है। आज के लिए इतना ही साथियों, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों वीडियो आपने पूरी देख ही लिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें लिखकर जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।